नमस्कार साथियों। अपनी पर्यावरण अध्ययन की क्लासें चल रही थी, उसी में अपने कल परिवार के बारे में संपूर्ण पढ़ा। सामाजिक बुराइयां उस टॉपिक में पढ़ेंगे। उसके बाद हम वस्त्र एवं आवास। सामाजिक बुराइयां एक बड़ा टॉपिक है थोड़ा, और आज विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। मैं विश्वास से कह देता हूँ, आपको विश्वास से कहता हूँ कि इसके बाद में आपको किताब उठाने की जरूरत नहीं है। इतना अपन इसको बढ़िया तरीके से संपूर्ण रूप से विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, टॉपिक को खोल के पढ़ेंगे। और सामाजिक बुराइयां होती क्या है, इसका अर्थ क्या होता है, ये समझते हैं भाई। अर्थ देखते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं। समाज के लोगों, भाई समाज के लोगों के द्वारा, समाज के लोगों के द्वारा समाज के विरुद्ध कार्य करना। समझने वाली बात है भाई। समाज के लोगों के द्वारा समाज के विरुद्ध कार्य करना ही सामाजिक बुराइयां कहलाती हैं। समाज के नियम कायदे कानून के अनुसार अगर कोई नहीं चलता तो वो सामाजिक बुराइयों में आता है। समाज के विरुद्ध कार्य करता है तो वो सामाजिक बुराइयों में आता है। समाज जो हमारे आसपास का पूरा माहौल है, उसको अगर माहौल को कोई बिगाड़ने की कोशिश करता है, उसमें खलन डालने की कोशिश करता है, तो वो एक सामाजिक बुराइयां होती हैं। सामाजिक बुराइयां कई प्रकार की होती हैं, लेकिन अपने कोर्स में कुछ हैं भाई। बाल श्रम रीट लेवल फर्स्ट में अपन कुछ सामाजिक बुराइयों के बारे में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम आज अपन बाल श्रम के बारे में पढ़ेंगे। बाल श्रम, बाल विवाह, बाल श्रम हो गया, बाल विवाह। उसके बाद दहेज प्रथा, चोरी और धूम्रपान या नशाखोरी। भाई बाल श्रम, ये कुछ सामाजिक बुराइयां हैं। बाल श्रम, बाल विवाह, दहेज प्रथा, चोरी, धूम्रपान। भाई बाल श्रम में देखते हैं भाई, इसको बाल श्रम को मित्रों, बाल श्रम को, बाल विवाह को, दहेज प्रथा को, चोरी को और धूम्रपान की, ये बुराइयों को रोकने का काम कानून के रूप में कैसे किया जाता है, इस चीज को समझते हैं। बाल श्रम निषेध अधिनियम। भाई गवर्नमेंट के द्वारा बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 बनाया गया। बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 लागू किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें क्या होता है, बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 में क्या होता है, अगर 14 वर्ष से कम उम्र के या कई में 16 वर्ष से 18 वर्ष से, वो मैं आगे समझाऊंगा, अगर बालक कार्य करते हैं, बाल श्रम करते हैं, अगर वो कोई उनसे कार्य करवाता है, बाल श्रम करवाता है, तो उसमें दंड का प्रावधान है। दंड का प्रावधान कितना है भाई? 20,000 से लेकर 50,000 तो रुपये, और 6 महीने से लेकर 2 साल तक के लिए सजा। 6 महीने से लेकर 2 साल के लिए सजा का प्रावधान है, या दोनों का प्रावधान है। तो बाल श्रम में, और बाल विवाह है निषेध अधिनियम भाई। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। पहले इसको शारदा एक्ट 1929, शारदा एक्ट 1929 के नाम से पहले इसे जानते थे। दहेज प्रथा निषेध अधिनियम। भाई दहेज प्रथा निषेध अधिनियम 1961, दहेज प्रथा निषेध अधिनियम 1961। 24वें अधिनियम काम नहीं करता है। आईपीसी की धारा 378 से लेकर 462। भाई आईपीसी की धारा 378 से 462। और धूम्रपान निषेध अधिनियम, धूम्रपान निषेध अधिनियम 2008।
समझने की कोशिश करिए। ये अधिनियम है गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए, इनके अगर विरुद्ध कोई कार्य करेगा तो उनको इनमें सजा का प्रावधान है। तो बाल श्रम में बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, दहेज प्रथा निषेध अधिनियम 1961, आईपीसी की धारा 378 से 462 के तहत चोरी का मामला दर्ज होता है। धूम्रपान निषेध अधिनियम 2008। भाई अब जो अपना आज का टॉपिक है बाल श्रम, सामाजिक बुराइयों में बाल श्रम के बारे में विस्तार रूप से पढ़ेंगे। बाल श्रम होता क्या है इस चीज को देखते हैं। सर्वप्रथम बाल श्रम के बारे में हम पढ़ेंगे। बाल श्रम, बाल श्रम, जो बाल श्रम की परिभाषा है वो परिभाषा क्या है? सरकार द्वारा निर्धारित आयु से कम, अगर सरकार द्वारा जो निर्धारित आयु है, सरकार द्वारा निर्धारित आयु से कम के बालकों को काम करवाना, बालकों से कार्य करवाना, काम करवाना। भाई सरकार द्वारा निर्धारित आयु से कम के बालकों से कार्य करवाना बाल श्रम कहलाता है। बाल श्रम की जो ये परिभाषा है, 14 वर्ष से कम के आयु के बालकों को काम करवाना बाल श्रम कहलाता है। तो ये परिभाषा सटीक नहीं बैठती है। ये परिभाषा एक तरह की सही परिभाषा नहीं है। जो सही परिभाषा मान्य है वो सही परिभाषा ये है भाई, सरकार द्वारा इसमें अलग अलग एज डिफाइन है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो 14 वर्ष की आयु बोलना इसमें सही नहीं है भाई। बाल श्रम सरकार द्वारा निर्धारित आयु से कम के बालकों से कार्य करवाना बाल श्रम कहलाता है। अब इसमें पढ़ते हैं भाई कौन कौन सी एज इसमें मायने रखती है। अगर अनुच्छेद 24 को अपन देखें तो 14 वर्ष के बालक से कम, भाई अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष के बालक से कम। उसके बाद में अगर अपन देखें कारखाना अधिनियम 1948 को देखें तो 15 वर्ष की आयु मानी गई है इसमें, 15 वर्ष की आयु। और खान अधिनियम 1952 के तहत 18 वर्ष आयु निर्धारित की गई है। खान अधिनियम 1952 के तहत 18 वर्ष आयु निर्धारित की गई है। भाई अब इस जगह अपनी वो 14 वर्ष वाली जो लाइन है भाई, 14 वर्ष की जो परिभाषा है बाल श्रम की, भाई 14 वर्ष से आयु के कम को अगर कार्य करवाया जाए, कार्य पर लगाया जाए तो उसे बाल श्रम कहते हैं। ये गलत हो जाती है भाई। अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष, अगर किसी कारखाने में कोई बालक कार्य करता है तो उसकी आयु 14 वर्ष न होकर 15 वर्ष होनी चाहिए। अगर खान में कोई विस्फोटक खानों में कार्य करते हैं, कोयले की खदान हो गई, कोई विस्फोटक खदानें हो गई, जहरीली खदानें हो गई, उस प्रकार से गैसों की खदानें हो गई, भाई जहरीली गैसों की खदानें हो गई, उस प्रकार से अगर किसी खान में अगर कार्य करते हैं तो उसमें खान अधिनियम 1952 कार्य करता है, उसमें 18 वर्ष आयु मानी गई है। तो भाई 14 से 18 वर्ष बाल श्रम अधिनियम 1986 के अंतर्गत भाई 14 वर्ष से 18 वर्ष बाल श्रम अधिनियम 1986 के अंतर्गत ये आयु मानी गई है। अगर 14 वर्ष से 18 वर्ष से कम बच्चों को अगर कार्य पर लगाया जाएगा तो उसमें बाल श्रम कहलाता है, वो बाल श्रम कहलाता है। अब भाई कई कार्य ऐसे भी हैं जिसे 14 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थी बच्चे कर सकते हैं, तो वो इसके बाल श्रम के अपवादों में आते हैं। वो अपन देखते हैं बाल श्रम के अपवादों पे। बाल श्रम के अपवादों के बारे में समझेंगे। बाल श्रम के अपवाद क्या होते हैं? कई ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें 14 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थी या 14 वर्ष से कम आयु के बालक भी कर सकते हैं। कई ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें 18 वर्ष से कम आयु के बालक भी कर सकते हैं, तो वो कार्य बाल श्रम के अपवादों में आते हैं। बाल श्रम के अपवादों में भाई कोई भी बच्चा जिसकी आयु 14 वर्ष से कम है, अगर वो विद्यालय समय के पश्चात, अगर वो विद्यालय जाने के पश्चात कोई भी ऐसा बालक जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम है, अगर वो विद्यालय शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात अगर अपने घर के व्यवसाय में कार्य करना चाहे तो वो कार्य कर सकता है। घर के व्यवसाय में अगर हाथ बटाना चाहे तो वो
हाथ बटा सकता है। भाई विद्यालय समय के पश्चात अपने घर के व्यवसाय में कार्य पर जा सकता है। कोई भी बच्चा जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है वह सर्कस में कार्य तो कर सकेगा। भाई 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा हो वो सर्कस में कार्य कर सकता है, लेकिन जो खतरनाक स्टंट होते हैं, खतरनाक रोल होते हैं, वो नहीं कर सकता। वो बालक नहीं कर सकता है। जो 18 वर्ष से कम है खतरनाक स्टंट नहीं कर सकता है भाई, उसमें उसके जान जाने का खतरा रहता है। कोई भी बच्चा जिसकी आयु 14 वर्ष से कम है, भाई कोई भी ऐसा बच्चा जिसकी आयु 14 वर्ष से कम है वह स्वयं की योग्यता कौशल के आधार पर फिल्म नाटक में अभिनय कर सकता है, चलचित्र में कार्य कर सकता है। अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जिसकी 14 वर्ष से कम है, अगर वो स्वयं की कौशल है, उसमें कौशल है और स्वयं की योग्यता है, तो उसके आधार पर वह अभिनय कर सकता है फिल्मों में, और भाई फिल्मों में, नाटकों में, चलचित्रों में। अब बाल श्रम किन किन वजह से होता है, बाल श्रम के कारण क्या है ये जानते हैं। भाई बाल श्रम किन किन वजहों से होता है, किन किन कारणों से होता है, इस चीज के बारे में चर्चा करते हैं। भाई बाल श्रम के कारण जनसंख्या में वृद्धि होना, जनसंख्या में वृद्धि होना, अधिक जनसंख्या होना भी बेरोजगारी बढ़ाती है। बेरोजगारी बढ़ेगी तो बाल श्रम भी बढ़ेगा। निर्धनता बेरोजगारी का होना, निर्धनता गरीबी होना, परिवार में गरीबी होना, गरीबी रेखा से नीचे भारत में कई लोग हैं, तो ये बाल श्रम को बढ़ावा देता है। सस्ता श्रम मिलना, मतलब भाई अगर बच्चे बड़ों की तुलना में जो बच्चों की रेट होती है, जो बाल श्रम की जो रेट होती है वो सस्ती होती है, बच्चे सस्ते में मिल जाते हैं। भाई हमने ढाबों वगैरह में देखा है बच्चे सस्तों में काम करते हैं, 2000 में, 5000 में, और वहीं पे ही बड़ा आदमी, वयस्क आदमी 15,000 12,000 रुपये लेगा। तो सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों का क्रियान्वयन न होना, भाई सरकार कानून तो बना देती है लेकिन उनका सही तरीके से अगर पालन नहीं होता है तो वह भी बेरोजगारी को और बाल श्रम को बढ़ावा देता है। बच्चों का शोषण आसानी से किया जा सकता है, समझने वाली बात है। भाई बच्चों को दबाया जा सकता है, मजदूर कार्य में बच्चों का शोषण किया जा सकता है, उनकी आवाज को दबाया जा सकता है। माता पिता के द्वारा बच्चों को स्कूल न भेजना, शिक्षा प्राप्त न करना। अगर माता पिता गरीब हैं तो वो स्कूल में पढ़ाने को प्रेफर नहीं करते हैं और वह सोचते हैं भाई कमा के लाए, तो वो बाल श्रम को बढ़ाया देता है, माता पिता के द्वारा बच्चों को स्कूल न भेजना। आगे देखते हैं भाई बाल श्रम के दुष्परिणाम क्या है। भाई बाल श्रम अगर बालक करेगा तो उसमें दुष्परिणाम उसके शारीरिक और मानसिक विकास का अवरुद्ध होना, उसका शारीरिक विकास कमजोर होगा, मानसिक विकास कमजोर होगा, वो बच्चा मानसिक रूप से कमजोर होगा, शारीरिक रूप से कमजोर होगा। शिक्षा का स्तर कमजोर होना, शिक्षा का स्तर कमजोर होता है और बच्चों के जीवन स्तर पर गलत प्रभाव पड़ता है। बच्चों के जीवन स्तर पर गलत प्रभाव पड़ता है। जो बालक जीवन होता है वो खेल के और कुछ सीख कर नया बीतना चाहिए, लेकिन अगर वही जीवन अपना बाल श्रम में, मजदूरी में बीत रहा है तो वो बाल श्रम बच्चों के जीवन के स्तर पर प्रभाव पड़ता है। भाई बेरोजगारी में वृद्धि होना, समझते हैं इस बात को, बेरोजगारी में वृद्धि कैसे होगी। भाई जो बेरोजगारी की, भाई 15 से अगर 64 वर्ष के आयु के अगर कोई हैं और उन्हें अपना मनचाहा काम नहीं मिल रहा है, जो उन्हें वो जो उनके लिए योग्य है वो कार्य उसको नहीं मिल रहा है, तो वो बेरोजगारी की दर पे आता है। तो अगर 14 वर्ष से कम आयु के बालक काम करेंगे तो इनकी बेरोजगारी बढ़ेगी ही। भाई इनकी बेरोजगारी अगर बढ़ेगी ही, 14 वर्ष से कम के अगर बालक कार्य करेंगे, तो ये भाई बाल श्रम के दुष्परिणाम थे, बाल श्रम के कारण थे, बाल श्रम के अपवाद थे। हमने बाल श्रम की डेफिनेशन पहले पढ़ी और सामाजिक बुराइयों की डेफिनेशन पढ़ी और उनके अधिनियमों के बारे में चर्चा की। और आगे देखते हैं भाई, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में साथ के साथ नोट्स बनाते जाइए, आपको अधिक फायदा मिलेगा। तो आगे चलते हैं भाई, बाल श्रम को कम करने के उपाय क्या हैं। आगे का जो अपना ये टॉपिक है भाई, बाल श्रम को कम करने के उपाय किसके द्वारा, सरकार के द्वारा बाल श्रम को कम करने के क्या क्या उपाय, क्या क्या नियम, क्या क्या कानून, क्या क्या नीतियां बनाई गई, इस चीज को देखते हैं।
भाई सरकार द्वारा संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद भाई 4 भागों में से बांटा गया है। बाल श्रम को कम करने के उपायों में 4 भाग आते हैं। ये अपने 3 भाग हैं, इसके आगे एक चौथा भाग और है, वो आगे पढ़ेंगे। भाई संवैधानिक प्रावधान क्या है देखिए भाई, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 अनुच्छेदों का वर्णन है इसमें। अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 21 से अनुच्छेद 39E। समझने वाली बात है, धैर्यपूर्ण रहकर समझना और साथ में लिखते जाना। साइड में हट जाऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना और थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लेना, नहीं आपको ये दिखेगा नहीं, थोड़े पतले हैं, अक्षर थोड़े छोटे लिखे हुए हैं। भाई अनुच्छेद 24 में क्या, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कार्य पर लगाना निषेध। मतलब अनुच्छेद 24 सरकार द्वारा अनुच्छेद 24 में क्या बताया गया कि भाई 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कार्य पर लगाना निषेध है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में लिखा गया है। भाई 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कार्य पर नहीं लगा सकते, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कार्य पर नहीं लगा सकते। अनुच्छेद 21A में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत इसमें यह प्रावधान किया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। भाई शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना अनिवार्य रहेगा। इसमें अनुच्छेद 21A में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अनुच्छेद 21A को लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2010 को एक कानून बनाया। उसका नाम निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 रखा। भाई अनुच्छेद 21A को लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2010 को एक कानून बनाया। उसका नाम निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 रखा गया। उसमें सभी को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। जो गरीबी स्तर के बालक हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम है, अनिवार्य शिक्षा का होना अनिवार्य रहेगा 2009 के अंतर्गत। तो ये अनुच्छेद 21A में प्रावधान था। अब तीसरा अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद 39E। अनुच्छेद 39E क्या कहता है? भाई किसी भी पुरुष एवं महिला को ऐसे कार्य पर नहीं रखा जाएगा जो उनकी आयु के अनुसार न हो। कोई भी पुरुष हो या महिला हो, उनको कोई भी ऐसा कार्य नहीं कराया जाएगा जो उनकी आयु से या तो आयु के अनुसार ना हो, या तो कोई आयु से कम का कार्य हो या आयु से ज्यादा का, लेकिन उनके आयु के अनुसार कार्य ना हो। भाई तात्पर्य इसका यह है कि किसी भी पुरुष एवं महिला को ऐसे कार्य पर नहीं रखा जाएगा जो उनकी आयु के अनुसार ना हो। भाई छोटे बच्चों से आप कारखानों में काम करवा रहे हो तो वो उनकी आयु के अनुसार नहीं है। किसी बुजुर्ग से आप काम करवा रहे हो कारखानों में तो उनकी आयु के अनुसार नहीं है वो। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 39 ये कहता है। संवैधानिक प्रावधान तो अनुच्छेदों के अनुसार ये थे 3 अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 39E। आगे देखते हैं कानूनी प्रावधान। भाइयों थोड़ी समझने की आप कोशिश करिए। भाई संवैधानिक प्रावधान अपने कर लिए, कानूनी प्रावधान साथ में लिखते जाइए या स्क्रीनशॉट ले लिए। भाई ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अनुच्छेद 24A में क्या लिखा गया है ये पूछ लेते हैं कई की बात। तो कानूनी प्रावधान 1979 में भारत सरकार ने समिति बनाई, गुरुपद स्वामी समिति। उस समिति का नाम क्या था? गुरुपद स्वामी समिति 1979, मतलब 1979। सिफारिश पर एक कानून बना, उसका नाम बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986। जो अपना बाल श्रम निषेध अधिनियम अपने शुरुआत में पढ़ा था, बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986, वो गुरुपद स्वामी समिति 1979 की सिफारिश पर आधारित था। भाई उसमें क्या था? इसके तहत सजा, भाई अगर इसका उल्लंघन करने पर, भाई बाल श्रम करने पर, इसका उल्लंघन करने पर क्या था? इसकी सजा थी जो 14 वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चों को कार्य पर रखने पर इसकी सजा थी 3 माह से 1 वर्ष का कारावास। या तो 3 माह से लेकर 1 वर्ष का कारावास होगा, या 10,000 से 20,000 रुपए का जुर्माना होगा, या ये दोनों। समझने की बात है। भाई गुरुपद स्वामी समिति की सिफारिशों के अनुसार
बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 लागू हुआ। उसके अंतर्गत 14 वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चों को कार्य पर रखने पर 3 माह से 1 वर्ष का कारावास या 10,000 से 20,000 रुपए का जुर्माना या ये दोनों। फिर उसके में भाई अधिनियम 1986 में संशोधन किया गया 2016 में। भाई इंपॉर्टेंट चीज 2016 में इसमें 1986 अधिनियम में संशोधन किया गया। इसमें रखी गई फिर सजा दुगनी कर दी, 6 माह से लेकर 2 वर्ष की सजा और 20,000 से लेकर 50,000 का जुर्माना या ये दोनों। भाई फिर इसमें 2016 में इसकी सजा दुगनी कर दी, 6 माह से लेकर 2 वर्ष और 20,000 से 50,000 जुर्माना या ये दोनों। भाई कानूनी प्रावधान देख लिया। अब सरकारी नीतियां, भाई कानूनी प्रावधान और सरकारी नीतियों में क्या अंतर है? कानूनी प्रावधान में सजा का प्रावधान रहता है लेकिन नीतियों में सजा का प्रावधान नहीं रहता है। तो इस चीज को समझते हैं। भाई 14 अगस्त 1987 को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा एक नीति बनाई गई। किसके द्वारा? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। इंपॉर्टेंट बात है, समझते जाइए, साथ में लिखते जाइए। भाई 14 अगस्त 1987 को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा एक नीति बनाई गई। नाम, उस नीति का क्या नाम? राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध नीति 1987। इस नीति में क्या था कि बच्चों को रोजगार से हटाकर उनके जीवन स्तर को सुधारा जाए। इस नीति में यह था कि भाई बच्चों को जो रोजगार करते हैं, छोटे जो बाल श्रम करते हैं, उनको बाल श्रम से हटाकर उनके जीवन स्तर को सुधारा जाए, उनके जीवन स्तर को सुधारा जाए। भाई ये सामाजिक बुराइयों में अपने बाल श्रम को कम करने के लिए बाल श्रम को कम करने के उपाय पढ़े सरकार द्वारा। ये 3 इसके भाग हैं, 4 भागों में इसको बांटा गया है। अगले भाग पे इसके चलते हैं अपन। आप जब तक स्क्रीनशॉट लीजिए इसका पहले तो। भाई अब चौथे भाग पे चलते हैं। इसके चौथे भाग पे बाल श्रम को कम करने के उपाय। बाल श्रम को कम करने के उपाय। भाई बाल श्रम को कम करने के उपाय में अपन ने 3 भाग पढ़ लिए, 4 भागों में बांट कर इसे पढ़ा जाता है। और चौथा भाग है अपना विभिन्न संस्थाएं, विश्व स्तर की, राष्ट्रीय स्तर की और राज्य स्तर की। भाई संस्थाएं अपने स्तर पर क्या कार्य करती हैं, कैसे कार्य करती है, इस चीज को देखते हैं। भाई विश्व स्तर पर यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ। भाई यूनिसेफ विश्व स्तर पर यूनिसेफ संस्थान काम करती है। गठन इसका 1946 में और न्यूयॉर्क में इसका गठन हुआ 1946 में। इसका क्या कार्य है? विश्व स्तर पर बाल श्रम के संबंध में। भाई विश्व स्तर पर, ध्यानपूर्वक सुनिए और इसको देखिए, थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लीजिए। मैंने आपको पहले भी कहा था भाई मैटर ज्यादा है, लिखे हुए छोटे हैं तो बिना क्वालिटी के वो दिखेगा नहीं। भाई बाल श्रम के संबंध में कानूनी प्रावधान करना और विश्व स्तर पर अपने सदस्य देशों को बाल श्रम नियंत्रण करने की योजना पर फंड उपलब्ध कराना। भाई यूनिसेफ के जितने भी सदस्य देश हैं तो उनको फंड उपलब्ध कराती है बाल श्रम नियंत्रण में। ये संस्थान, यूनिसेफ संस्थान फंड नियंत्रण करवाती है और बाल श्रम के संबंध में कानूनी प्रावधान भी करती है। भाई विश्व स्तर पर क्या कानूनी प्रावधान करने चाहिए? भाई द्वितीय विश्व युद्ध के समय इसका गठन हुआ, जब बाल श्रम बढ़ गया उसके बाद, तो 1946 में। तो इसका कार्य विश्व स्तर पर बाल श्रम के संबंध में कानूनी प्रावधान करना और विश्व स्तर पर अपने सदस्य देशों को बाल श्रम नियंत्रण करने की योजना पर फंड उपलब्ध कराना इसका कार्य है। अपने संगठन देशों को ये फंड उपलब्ध कराती है। भाई आगे देखते हैं। अब ये तो हो गई विश्व स्तर की बात, यूनिसेफ की बात। अब राष्ट्रीय स्तर पर 2 संस्थाएं कार्य करती हैं। एक संस्थान अपनी राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण और एक है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण का गठन 26 सितंबर 1994 नई दिल्ली में हुआ। 26 सितंबर 1994 इसका मुख्यालय है जो नई दिल्ली में है। इसका क्या कार्य है ये देखते हैं। भाई राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण क्या कार्य करता है? बाल श्रम को नियंत्रण करना, मुख्य कार्य बाल श्रम को नियंत्रण करना, सरकार को सलाह देना, उसके संबंध में कानूनी प्रावधान करना। भाई जो भी सरकार की राय आए उसके बाद में उसमें कानूनी प्रावधान करना इसका कार्य। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण। राष्ट्रीय स्तर पर 2 संस्थाएं हैं। अब दूसरी संस्थान अपनी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग।
गठन 5 मार्च 2007। समझने की बात है भाई, बोर्ड पर देखकर समझो तो समझ में आएगा। भाई राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, दो संस्थान है, एक हो गई राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण और एक राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। गठन 5 मार्च 2007, 5 मार्च 2007। भाई इसमें एक अध्यक्ष होता है, 6 सदस्य होते हैं। 6 सदस्यों में 2 महिलाओं का होना आवश्यक है, 2 महिलाओं का होना इसमें आवश्यक है। भाई एक अध्यक्ष, 6 सदस्य, 2 महिलाओं का होना आवश्यक है और 3 वर्षों के लिए होता है। तो समझते हैं भाई, एक अध्यक्ष, 6 अन्य सदस्य, 2 महिलाओं का होना आवश्यक। इस आयोग के सभी सदस्यों की नियुक्ति भारत सरकार के द्वारा 3 साल के लिए की जाती है, भारत सरकार के द्वारा 3 साल के लिए की जाती है। इस आयोग का संविधान के किसी भी अनुच्छेद में कोई प्रावधान नहीं है, ये इसकी मुख्य बात है। भाई ये पूछ ली जा सकती है, भाई राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का संविधान के किसी भी अनुच्छेद में कोई प्रावधान नहीं है, परंतु ये वैधानिक आयोग है, ये आयोग वैध है, वैधानिक आयोग है, कानूनी से मान्यता है, परंतु ये वैधानिक आयोग है। आयोग बना 2007 में और कानून 2005 में आया। आयोग तो 2007 में गठन हो गया था, कानून आया 2005 में। भाई 2005 में कानून आया, उसके बाद आयोग का गठन हुआ 2007 में, कानून आ गया पहले और गठन हुआ 2007 में, आयोग बना 2007 में। तो ये राष्ट्रीय स्तर पर 2 आयोग हैं, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। आगे देखते हैं राज्य स्तर पर। भाई राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग, भाई रेट लेवल फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग राज्य स्तर पर यह आयोग काम करता है। राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग राज्य स्तर पर बाल श्रम को नियंत्रण करना इस आयोग का कार्य है। भाई क्या राज्य स्तर पर बाल श्रम को नियंत्रण करता है, कौन सा? राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग। गठन कब हुआ? 23 फरवरी 2010। इस आयोग में भी एक अध्यक्ष, 6 अन्य सदस्य, 2 महिलाओं का होना आवश्यक। आगे देखते हैं, इन सभी सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। राज्य सरकार द्वारा इन सभी सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। कार्यकाल 3 वर्ष, कार्यकाल 3 वर्ष का होता है और 60 वर्ष से कम आयु, भाई 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति इसमें रहते हैं। तो ये थी अपनी विश्व स्तर की यूनिसेफ संस्था, विभिन्न संस्थाएं राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य स्तर पर राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग। भाई ये बाल श्रम को कम करने के सरकारों द्वारा उपाय में चौथा भाग है, ये अपना चौथा भाग। अब तक अपन ने बाल श्रम का अर्थ पढ़ लिया, अपवाद पढ़ लिया, बाल श्रम के अपवाद और बाल श्रम के क्या कारण है ये पढ़ लिए, बाल श्रम के दुष्परिणाम पढ़ लिए, बाल श्रम को कम करने के उपाय पढ़ लिए। मैंने सभी टॉपिक कवर करके पढ़ाया है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। भाई सामाजिक बुराई टॉपिक में, बाल श्रम में अपन ने सभी टॉपिकों को कवर करके पढ़ाने की कोशिश की है। भाई बाल श्रम आज पढ़ा दिया है, कल बाल विवाह है। इस सामाजिक बुराई में दूसरा टॉपिक अपना बाल विवाह रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।